नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद एक बार फिर ग्रीनलैंड हासिल करने का इंदिया दे दिया। ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए खसूसी एलची मुकर्रर कर रहे हैं और वाइट हाउस ने वाजे कर दिया है कि ग्रीनलैंड का असूल कौमी सलामती की तरजीह है और इसके लिए फौजी ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। ये जो बात की जा रही है ये अचानक बैनुल-अक़वामी सियासत का मरकज़ क्यों बन गई है और इसका जवाब इसकी मादनियात जोग्राफियाई महल वकूँ की अगर हम बात करें, चीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी भी इसमें पोशीदा है। ग्रीनलैंड दरअसल मादनियात का ख़जाना है जहाँ सोना, प्लाटिनियम, यूरेनियम, जिंक, तांबा और दीगर जो मादनियात हैं, जो धातें हैं वहाँ पर मौजूद हैं और ये धातें जदीद टेक्नोलॉजी, दिफाई साजो सामान, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और कंप्यूटराइज जितने भी साजो सामान है उनमें इस्तेमाल होता है। तो इस पर हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं अमरीकी सदर के ग्रीनलैंड हासिल करने के अज़ाइम के पीछे बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं? एक वजूहात तो वाज़ेह तौर पर हमने बता दी कि मादनियात हैं, क्या यही मसला है या फिर और मामलात भी हैं? और ग्रीनलैंड की मादनियात और कुदरती वसाइल की आलमी अहमियत की अगर हम बात करें तो क्या है? मादनियात एक वजह तो ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो इसकी रीज़न है वो आर्कटिक सिल्क रूट है। और जो आर्कटिक सिल्क रूट बनाया गया है चाइना के तवसत से, और जिसको रशिया भी जो जिससे फ़ायदा उठाता है और इनने मिलकर बनाया है, और इनके पास ही वो दुनिया में वाहिद वो मशीनरी है जो कि उस बर्फ़ को तोड़कर जहाज़ों के लिए रास्ता जो है वो बनाती है। तो अमेरिका के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो अब इनको एकदम से तो नहीं, ये पिछले 10-15 साल से अब इन्होंने ये सोचना शुरू किया है कि आर्कटिक तो हमारा बैकयार्ड होना ही चाहिए था। हम उस पे पूरा फ़ायदा भी उसका उठा सकते हैं, हम वहाँ पे चाइना का रास्ता रोक सकते हैं, रशिया को वहाँ पे हम परेशान कर सकते हैं, तो क्यों ना उसको अपने जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। अब कंट्रोल में करने के लिए जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क की टेरिटरी है, उसके साथ उसकी अलायंस है, तो वो डेनमार्क का हिस्सा है। हालांकि वो डेनमार्क से बहुत दूर है, लेकिन वो डेनमार्क का हिस्सा है। अब देखना ये है कि डेनमार्क के अंदर कितनी हिम्मत है इसको इनकार करने की, और खुद जो वहाँ पे भी एक होता है, एक ऑटोनमस रीजन है, तो वहाँ पे उसकी एक अपनी गवर्नमेंट भी है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में वो अंडर डेनमार्क के कंट्रोल में ही आता है। तो ट्रंप ने एक तरफ तो लैटिन अमेरिका में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात की, और वहाँ पे वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो हैं वो लोगों को वफादारियां खरीदने और बेचने में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, रीसेंट एग्जांपल जो है वो वेनेजुएला की है, बिल्कुल। जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी उसकी जो है एक पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो उन्होंने खरीद ली है, और अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टॉल की है, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने मजदूरों को गिव अप कर दिया। अब अगला उनका कोलंबिया है, तो लैटिन अमेरिका की तो खैर नहीं है, ब्राज़ील भी उसमें शामिल हो गया। तो इधर से ग्रीनलैंड जो है वो उसके बाद अगला कदम है, जिसमें ख़ास तौर पे चाइना और रशिया को जो उनकी आर्कटिक सिल्क रूट है, इसको सैबोटेज करना और इसका कम्पेटिटर बनना है। तो बड़ी विशफुल थिंकिंग है। ये लोग बहुत पीछे हैं, ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। जिन मिनरल्स की आप बात कर रही हैं, जिन रिसोर्सेज़ की आप बात कर रही हैं, उनका एबंडेंस में होना एक और बात है, उनका एक्सट्रैक्ट करना और फिर मार्केट में जो है वो भेजना और उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना, उसके ऊपर एक तो टाइम कंस्ट्रेंट है उसके अंदर, प्लस उसमें पैसा बहुत चाहिए। और दूसरा तो अमेरिका ने तो पिछली जी 4 दहाइयों में सिवाय वॉर ऑन टेरर करने के और अपने मुल्क को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के और कुछ नहीं किया। अमेरिका ने तो अपने अंदर एक ऐसी क्लास जो है वो पैदा की है जो कि सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उसको रेंट पे चढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक वो तरफ हम देखते हैं प्रेडोमिनेटली कि आपको डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान में जानिब भी से वही बड़े-बड़े कल्चर नजर बयानात आता आते है हैं कि कि अखलूती मैं अमन इन्वेस्टमेंट का दाई हूँ और मैं पूरी दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वेनेजुएला में किरदार अदा किया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी भी की गई और जो उसका दिल चाह रहा है वो ईरान के हवाले से भी धमकियाँ दी गई। तो आप क्या समझती हैं ये अमेरिका किस डगर पर चल पड़ा है? और चीन की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड में सरमायाकारी की कोशिशें और अमरीकी रद्द-ए-अमल इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर कैसे असर डालेगा? देखिए, ताकत के तवाज़ुन की अगर बात करें तो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी ने बहुत दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम ये तस्लीम करते हैं कि अमेरिका जो है वो इकलौती पावर अब नहीं है, हुँ, और दुनिया में और भी पिवटल कंट्रीज हैं, तो अगर वो पिवट हैं तो वो अपना अपना इन्फ्लुएंस जो है अपने अपने इर्द गिर्द, अपने करीबो जवार में, अपने स्फेयर में यूज कर सकते हैं। सही।
तो इस पे अगर मान लिया जाए तो फिर तो आप कड़वा घूंट पी सकते हैं कि जी लैटिन अमेरिका जो है सारे का सारा लातीनी अमेरिका जो है वो अमेरिका का मोनरो डॉक्ट्राइन के अंडर जो है वो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो वो वहाँ पे किसी को ना इन्वेस्टमेंट करने देंगे, ना वहाँ से किसी को फ़ायदा लेने देंगे और वहाँ पे वो जो चाहेंगे वहाँ पे बंदरबांट होगी, वहाँ पे वो जंगल का जो कानून बनाना चाहेंगे वो बनाएँगे। हालाँकि हर सॉवरेन कंट्री को ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की भी ख़ैर मुझे समझ नहीं आती। तो हर सॉवरेन कंट्री को ये हक होना चाहिए लेकिन चलो उनकी सॉवरेनिटी को वो कुर्बान करने को तैयार हैं। मगर मसला ये है कि ये वहाँ तक सिर्फ़ रुकने को तैयार नहीं है। अब फिर आगे जाके इनका ग्रीनलैंड जो है वो भी इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। वैसे ये यूरोप से अपने कोई टाइज़ नहीं रखना चाहते। फिर यूक्रेन भी इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, फिर रशिया भी इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हम्म। फिर ये ताइवान में भी आना चाहते हैं और ईरान को भी धमकाना चाहते हैं। तो इसमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी में इन्होंने लिखा है जी हम रियलिज़्म की फ़िलॉसफी पे अमल करेंगे, पर हमारी रियलिज़्म जो है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल रियलिज़्म का मतलब ये है कि हम जब चाहेगा हमें सूट करेगा तो हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करके वेनेजुएला जैसे किसी और मुल्क को नेक्स्ट क्यूबा को हम उसकी गवर्नमेंट को टॉपल कर देंगे और कहेंगे सब चुप करके बैठ जाएंगे हमारा बैकयार्ड है। हम्म। और वो फ्लेक्सिबल इतनी होगी कि जब हमारा दिल चाहेगा हम ग्रीनलैंड में चले जाएंगे, ईरान चले जाएंगे, ताइवान चले जाएंगे, मिडल ईस्ट में चले जाएंगे। तो ये सिर्फ जंगल का कानून है। ये हमारा यूनिपोलर मूवमेंट खत्म नहीं हुआ। हम ये समझे थे कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में इतनी हिम्मत आ गई है, शायद वो अपने एलाइज को अपने साथ लेके चल सकते हैं, बचा सकते हैं, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा सकते हैं। तो अब चाइना के लिए एक बहुत हाई मोमेंट है। मैं बारहा ये कह रही हूँ, गुज़ारिश कर रही हूँ कि चाइना या तो हमें चाइना की समझ नहीं आ रही या चाइना को खुद नहीं समझ आ रही। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है, एक ऐसा मुल्क जिसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी बेहतरीन रही है, जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतरीन है तरक्की का, उनसे कोई भूल चूक या गलती हो नहीं सकती है। तो हम्म। कहीं न कहीं तो कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है। चाइना की इन्वेस्टमेंट का इतना नुकसान होना वेनेजुएला में और ग्रीनलैंड में भी, वहाँ पे भी चाइना का ही नुकसान होगा, उसकी सप्लाई चेन है। चाइना ने वहाँ पे आर्कटिक के वो बर्फ से जहाँ पे आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई बहरी जहाज़ गुज़र सकता है, वहाँ पे रास्ते बनाना और फिर उन रास्तों को इस्तेमाल करना ट्रेड के लिए, ये चाइना ने ही किया है। और फिर रशिया का तो वैसे उसका तो वहाँ से बैकयार्ड है, रशिया का तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो स्टेक है। तो ये अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। कुछ लोग कह रहे हैं जी तीसरी जंग-ए-अज़ीम, तो वो मुझे समझ नहीं आता कि तीसरी जंग-ए-अज़ीम का क्या मतलब है? मुझे ये ज़रूर जी। दिखाई दे रहा है कि मुल्क आपस में लड़ना शुरू हो जाएँगे। वो किसी बड़े ग्रुप या ग्रोह की शक्ल में 2 हिस्सों में बँटकर एक-दूसरे से लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और जहाँ तक आपकी एक और बात थी कि ट्रंप का पीस प्लान जो है और उनका पीसफुल होना या अमन का की बात करना, तो बात ये है कि इन ऑफिसेज़ में चेहरे बदलते रहते हैं, लोग आते-जाते रहते हैं, इनके पीछे पॉलिसीज़ जो हैं, वो बनाने वाले और ही होते हैं और वही बना रहे होते हैं और वही बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है। ये ना तो दिनों और महीनों में वेनेजुएला का की गवर्नमेंट को टॉपल करना जो है वो बनता है। ये तो पुरानी हुगो चावेज़ के ज़माने से आप ठीक। देख लें, इसको अब तो 4 दहाइयाँ होने को आ गई हैं, बिल्कुल दुरुस्त। उसको भी इन्होंने नहीं टिकने दिया था कि वो भी प्राइवेटाइज़ेशन की बात को नहीं मानता था, वो भी कहता था रिसोर्सेज़ जो हैं वेनेजुएला के, वो सारे के सारे नेशनलाइज़ होंगे, मैं लोगों के लिए काम करूँगा। उसकी जगह बिल्कुल। पे इन्होंने जुआन ग्वाइडो को इंस्टॉल करने की कोशिश की, लोग सड़कों पे निकल आए, जी। फिर इन्होंने मारिया मचाडो तैयार की, उसको बिल्कुल रिसेंटली डॉक्टर साहबा, अब नोबेल इन इस प्राइज़ भी तमाम दिया तर है, तो वो कश्मकश लोगों में ने देखना कहा है ये कि जी होगा कि ग्रीनलैंड के 57,000 बाशिंदे और उनकी राय और खुद मुख्तारी कितनी इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहबा।